माय डियर लर्नर्स, नमस्कार। हम अपनी पोएम की सीरीज में फ्लेमिंगो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आज द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम कीपिंग क्वाइट को डिस्कस करेंगे। वैसे कीपिंग क्वाइट यहाँ हमने पोएम 3 लिखा है। 3 इसलिए लिखा है कि फ्लेमिंगो में जो सेकेंड वन पोएम थी वो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, और उस पोएम को अब सीबीएसई से एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ हम कीपिंग क्वाइट पोएम बाय पैब्लो नेरुडा इसको आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम पूरे डिटेल में जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको इस पोएम को लेके कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएम। फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सेक्शन में जाएंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में ही हम आपको जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं, ग्लॉसरी, वोकेब, वो सब भी आपसे डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम आपको मेन थीम एंड व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या रहा हमारे लिए, समाज के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे लिटरेरी डिवाइसेस, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइसेस, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, वो रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम बात करें अबाउट द पोएट की, तो पैब्लो नेरुडा इनका जो है पेन नेम है। पैब्लो नेरुडा के नाम से ही इन्होंने सारी पोएम, जो भी इनके लिटरेरी वर्क्स हैं, उसको इन्होंने किया है। लेकिन इनका जो ऑफिशियल नेम है वो अच्छा खासा लंबा, आप यहाँ देख सकते हैं, रिकार्डो एलिसर नेफाली रेइज बेसाल्टो, और बेटर नोन बाय हिज पेन नेम पैब्लो नेरुडा। लेकिन फिर भी हम इनके पेन नेम से जानेंगे, जो कि पैब्लो नेरुडा है। एक चीज क्लियर कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये सारे नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, बड़ी मेहनत से हमने बनाया है। अब अगर आप इसको ध्यान से हर एक बात को सुनेंगे, इस नोट्स का अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको रिवाइज करते रहिए। हमने कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये अपने नोट्स में हमने हर चीज को इंक्लूड करने का प्रयास किया है। हालांकि अबाउट द पोएट नहीं पूछा जाता, लेकिन एक लर्नर्स में क्यूरियोसिटी रहती है और जानने की इच्छा रहती है कि जिनकी पोएम को पढ़ रहे हैं आखिर उनका अचीवमेंट क्या है, उनके वर्क्स क्या हैं, क्यों इतने बड़े लिटरेरी फिगर बने। तो ये सब हम अबाउट द पोएट सेक्शन में ही जान पाएंगे। तो आइए बात करते हैं उनके जन्म की। तो ही वॉज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1904 इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिली, and he died on 23rd September 1973. He was a चिलियन पोइट। क्या थे वो? ही वॉज ए चिलियन, चिली कंट्री के थे, इसीलिए देखिए लिखा गया ही वॉज ए चिलियन पोइट, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट भी थे, एंड पॉलिटिशियन who won the Nobel Prize for Literature in 1971. It was the great अचीवमेंट ऑफ पैब्लो नेरुडा। 1971 में इनको वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है लिटरेचर में, वो मिला था, नोबेल प्राइज 1971 में। इनकी डेथ से ठीक 2 साल पहले नेरुडा बिकेम नोन एज ए पोएट व्हेन ही वाज थर्ड। बताइए, 13 इयर्स की एज से ही इन्होंने अच्छा खासा लिखना शुरू कर दिया था, और 13 ईयर की एज में इन्होंने वैरायटी ऑफ स्टाइल्स यूज किया। ये सरियलिस्ट पोएम्स भी लिखे हैं। सरियलिस्ट एक टर्म है लिटरेरी मूवमेंट का,
और यहाँ हमने लिख भी दिया है, देखिए ग्रीन कलर से मैंने मेंशन किया है, अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। 90s के आपके 19th सेंचुरी के सरियलिस्ट पोएम्स एंड हिस्टोरिकल एपिक्स। ओवर्टली, ओवर्टली मीन्स ओपनली, ओवर्टली मीन्स ओपनली। Political manifestos, approach, autobiography, and passionate love poems. He wrote over 140 poems. Wonderful. 140 poems इन्होंने लिखा है। और नेरूडा इज ऑफन कंसिडर्ड द नेशनल पोएट ऑफ चिली। चिली के नेशनल पोएट के रूप में इनको नेम एंड फेम मिला, चिली। एंड ही वर्क्स हैव बीन पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड। द कोलंबियन नॉवलिस्ट, एक कोलंबियन नॉवलिस्ट थे मार्केज, जिन्होंने इनके बारे में कहा था द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इन एनी लैंग्वेज। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इन एनी लैंग्वेज। और ऐसे ही नहीं, इनको 1971 में नोबेल प्राइज मिला था। कुछ और भी नोटेबल अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले। इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला 1950 में, लेनिन पीस प्राइज 1953 में, गोल्डन रेद इनको अवार्ड मिला 1972 में, और नोबेल प्राइज जो सबसे बड़ा प्राइज है लिटरेचर के फील्ड में, वो इन्हें मिला 1971 में, इनकी डेथ से ठीक 2 साल पहले। अब हम बात करते हैं अबाउट द पोएम की। Poem, no doubt, this is a very beautiful and philosophical poem. A great philosophy is hidden behind this poem. Originally, the poem is written in Spanish language. किस लैंग्वेज में इस पोएम को लिखा गया था? स्पेनिश में। Here, the poem is translated into English. स्पेनिश से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो ओरिजिनली द पोएम इज रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज। ग्रीन पेन से मैंने इसको लिख दिया है। देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको मैंने हाईलाइट करने का ऑलरेडी यहाँ प्रयास किया है अपने नोट्स में। तो नोट्स पे विश्वास रखो, नोट्स पे लाइन बाय लाइन पढ़ो, और कहीं अगर कोई स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर रिमाइंडर दो। टू एयर इज ह्यूमन। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इसके पहले वाली जो पोएम माई मदर एट 66, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो, वो भी फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई थी। इट डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। तो फ्री वर्स का मतलब नो राइमिंग स्कीम एट ऑल इन दिस पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। कीप क्वाइट। अगर आप क्लास में 40 मिनट्स के लिए बैठते हो तो कम से कम आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो 20 से 22 बार चिल्ड्रेन कीप क्वाइट, चिल्ड्रेन कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट वर्ड का यूज करते हैं। तो ये पोएम की टाइटल भी है कीप क्वाइट, एंड द टाइटल सजेस्ट द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ साइलेंस? इफ वी मेंटेन द साइलेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ साइलेंस? तो पावर ऑफ साइलेंस को मैं केवल इतना बताऊंगा कि बेटा, जब भी किसी हमारे रिलेटिव का, किसी फैमिली मेंबर का, या फिर किसी फ्रेंड का, या नियर बाय में किसी की डेथ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 मिनट का साइलेंस करते हैं, साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। तो अब इस साइलेंस की पावर को समझो। अगर हमारा वो 2 मिनट का साइलेंस किसी डिपार्टेड सोल के पीस के लिए काम कर सकता है, तो हम आप तो एकदम अभी लाइव सोल हैं, अलाइव हैं। हमारे लिए कितना बड़ा काम कर सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बस इसको एंजॉय करके देखें। तो मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, थ्रू दिस ब्यूटीफुल पोएम, पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू टेक सम टाइम आउट ऑफ देयर बिजी लाइफ फॉर अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन। देखो, इस पोएम के 2 इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं जिसको आपको भूलना नहीं है, बिकॉज
The whole poem moves around these two keywords, introspection and retrospection. Introspection आएगा कैसे? To maintain the silence. If we maintain the silence, definitely we will go through the introspection. तो ये दो की वर्ड्स हैं इस पूरी पोएम के, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन की हमने मीनिंग देख ग्रीन में, ग्रीन कलर में यहाँ मेंशन कर दिया है, थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामाइन आवर ओन आइडियाज एंड फीलिंग्स, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। Go inwardly and thinking deeply and carefully to examine our own ideas and feelings. Retrospection ये क्या है? रिवीविंग। जब हम रिव्यू करते हैं अपने पास्ट इवेंट्स को और सिचुएशंस को, तो ये टर्म कहलाता है रेट्रोस्पेक्शन। द टाइटल कीपिंग क्वाइट इज सिंबॉलिक ऑफ स्टॉपिंग ऑल द एक्टिविटीज एंड कीप द माइंड क्वाइट बाय डूइंग नथिंग। कीपिंग क्वाइट मीन्स 100% साइलेंस। All the physical activities must be suspended during the silence hour, during this keeping quiet, and keep the mind quiet by doing nothing but to question and understand the purpose of the world that human had created around themselves. तो here कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। आई होप स्क्रीन पे अब फिर दिखने लगा है। तो here understand the purpose of the world that humans have created around themselves। तो कीपिंग क्वाइट की अगर हम बात करें तो इस कीपिंग क्वाइट में इंट्रोस्पेक्शन, हाँ इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड है बेटा, इंट्रोस्पेक्शन इफ वी गो इन द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड वाइड, we will get there is only one reason behind all the problems. If there is a nexus between two countries, if there is a emotional friction between husband and wife, brother and sister, mother and father, so there is only one reason behind that, lack of introspection. Just because of egos, we people are not ready to go through introspection. And I am giving you guarantee, if you will keep quiet, maintain silence, then you will get the time for introspection. And if once you will go through the introspection, definitely you will totally changed, and you will try to solve all the problems of the worldwide through introspection. But here there is a lack of introspection. That's why we are facing the different type of the problem. अब यहाँ हम करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद डिफिकल्ट वर्ड्स। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम, और स्टैंजा वाइज वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ वी विल काउंट टू 12। एक तो 12 को समझ लो बेटा, काउंट टू 12 यहाँ क्या है? काउंट टू 12 एक टाइम साइकिल ऑफ क्लॉक है। घड़ी में देखते हो ना, 12 से शुरू होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर आके वो 12 पे स्टॉप होता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट टाइम साइकिल ऑफ क्लॉक हो गया। ये है आपका काउंट टू 12 मीन्स अ टाइम साइकिल ऑफ क्लॉक। स्टिल जो टाइटल है, क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, रिमेन मोशनलेस, फेस सरफेस है यहाँ, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, नॉट मूव आवर आर्म्स, ये यहाँ टू मीनिंग्स देता है। यहाँ आर्म्स में एक पन है बेटा, जो इसको हम इस ढंग से समझते हैं, नो फिजिकल एक्टिविटीज। एक तो आर्म्स है हमारे बॉडी ऑर्गन्स, तो इसमें कहता है कि नो फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी देयर, और दूसरे आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। इफ वी विल गो थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन, देन we will not use weapons।
So here now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So in the beginning of the poem, poet appeals each one of us, entire human being, to count up to 12 and then be quiet. वो कहता है poet कि now I am going to count to 12. तो 1 to 12, this is a little bit time. वो कहता है कि during this time, all you will maintain the silence. Whenever I am going to count 1 to 12 digits, all you will maintain silence during this time. He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. In this way, there will be no language barrier between people. No harsh words will be spoken in this moment of silence. The poet does not want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless by using the words. यहाँ देखिए हाईलाइट किया है मैंने एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। एग्जाम में इस लाइन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। बाय यूजिंग द वर्ड आर्म्स ही मीन्स द वेपन्स which are used by different countries to wage a war against each other. So basically, the poet is demanding peace from all of us. So here there is two meaning of arms. During the silence hour, we will not move our arms. It means we will not do any physical activities. And by using the word, second meaning, the arms, he means, poet means the weapons which are used by different countries. आज देखते हैं एटम बम, न्यूट्रॉन बम, तमाम डेंजरस वेपन्स यूज कर रहे हैं टू रेज अ वार अगेंस्ट ईच अदर. सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग peace from all of us. Let's we go to the second stanza, and second stanza is it would be an exotic moment without dress, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Exotic means unusual, word meaning unusual and exciting. Rush, hurry. Without engines, it means all the mechanical devices should be stopped. Strangeness means something unusual or surprising. In the second stanza, the poet feels what the poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. It will have miraculous consequences. There will be no hurry or the sound of machines to pollute the atmosphere. अब यहाँ आपका विदाउट रस विदाउट इंजन से है. सपोज दैट inside your class your teacher is telling children keep quiet, but outside of the class generator, someone starts generator. तो ये वही यहाँ कर रहा है कि देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ द मशीन्स टू पोल्यूट द एटमॉस्फेयर. तो जब भी जनरेटर तेज आवाज वाले चलेंगे तो उससे एक तो जो है पोल्यूशन होगा और दूसरे हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन दोनों होगा, साउंड ऑफ. तो इट विल बी ए स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मोमेंट with stillness all around. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. If we will go through the introspection after maintaining the silence, if we will go through the introspection, so definitely it will be a strange and unfamiliar moment with stillness all around. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. Or I think there will be no any war between the two countries, between the two members of the family or in society. Let's go to the third stanza. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his
hurt hands. His hurt hands. The fisherman is the symbolic of the people, those who are involved in environmental degradation. ये थर्ड स्टैंजा इंडिकेट करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, जिसमें फिशरमैन दे आर द symbol of the person, symbolic of the person, those who are involved in environmental degradation. And explanation के सेक्शन में अगर हम जाएं तो in this moment of inactivity, if you will maintain the silence, if you will keep quiet, the fisherman would not be catching fish, hence the whale in the cold water will be safe. Fishermen, they are involved in the fishing. They are involved in catching the fish. Why? For their survival. But they do not understand, due to the lack of introspection, whatever they are doing, their action is how much justified. It means their action, it means killing the fish. It indicates overfishing. Because of the overfishing, the whale, they will be in danger. This idea is suggestive of the thought that human beings would not destroy nature. मैंने पहले ही कहा था, ये पूरा स्टैंजा किसके ऊपर है? The people, those who are involved in environmental degradation, those who are destroying the nature, ये उनके लिए है. The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands, for which he had no time earlier. The people, those who are involved in salt gathering job, now they will take care about their hurt hands. Thus, both nature and human beings will be able to recover from their wounds. It means there would be a proper ecological balance in our nature. Fourth stanza, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. In the fourth stanza, poet appeals to all the warmonger. Warmonger means creator of the war. जितने भी हैं warmonger, the creator of war, उनके बारे में पोएट कहता है कि those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, the countries, those who are involved, green war means wars against nature or environment. The country, those who are involved in all type of the war against nature or environmental war. Wars with gas. The wars with gas means chemical or poisonous gases that today's countries they are using. Wars with gas. The poisonous gas or chemical gases, dangerous chemical or poisonous gases that is being used. Wars with fire. Wars with fire means bullet bomb, missiles, atom bomb, न्यूट्रॉन बम, जो भी है ये सब वॉर्स विद फायर में है. और इस समय जो भी ज्यादातर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, ये वॉर्स विद फायर, बुलेट बम, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर. Survivors means people left alive after a war in the shade under the tree. The poet says, if the people, those who are involved in all types of war, they are involved in green war, war against environment, those who are involved in the chemical war, poisonous gas war, wars with fire, the countries or people, those who are involved in all types of the atom bomb, bullet bomb, missiles, rocket launchers, victory with no survivors. If they will go through the introspection, they will understand this concept, what they will do of this victory if nobody will be alive.
Survivors means people left alive after a war. It means when nobody will be left alive after a war. हमने देखा कलिंगा कलिंगा वार में अशोका जब इंट्रोस्पेक्शन में गया, पहले तो उसके वो जीतता चला गया, लास्ट में उड़ीसा के जब कलिंग में पहुंचा फिर वहां उसने चारों तरफ डेड बॉडी देखी, लोगों की चारों तरफ से चीख पुकार देखी। तब जब वो इंट्रोस्पेक्शन में गया तब उसको समझ में आया कि व्हाट आई विल डू ऑफ दिस विक्ट्री, व्हाट आई विल डू ऑफ दिस विक्ट्री। आखिर इस विक्ट्री का मैं क्या करूंगा, जब लोग ही नहीं बचे तो किस पे शासन करूंगा। तो कहने का मतलब विक्ट्री विद नो सर्वाइव मीन्स इन दिस केस द पीपल विल बी द conqueror of the land, they can never be the conqueror of the heart of the people। अगर आपके किसी दिल को जीतना है तो हर प्रकार के वार को छोड़ना पड़ेगा, हमको पूरी तरह से पैसिफिस्ट बनना पड़ेगा। पैसिफिस्ट मीन्स द पर्सन who is the peace lover who opposes all types of war। तो अगर हम ऐसे जाएंगे, the poet says that such men should stop, it means the people those who are involved in all types of war, if they will go through the introspection, they will maintain the silence and go through the introspection, so they stop their all the activities, they will come out of from their boundaries, they get collect under the shade of the tree and they will do nothing and they will shake hand to each other. And poet says that such men should stop their activity, shed their cloth. They will remove their blood-stained cloth and they will put on a new clean clothes. Put on a new clean clothes and walk with their brothers, building brotherhood. The all these people, those who were earlier involved in the different type of the war, after going through the introspection, they will learn it, what they will do of this victory if nobody would be left to survive. So they will come out of their boundaries, they will uh, remove, put off their blood-stained cloth, and they will put on a new clothes. They will shake hand to each other, and in this way, the bond of fraternity and brotherhood will be developed। लेट्स गो टू द फिफ्थ स्टैंजा। पोएम काफी बड़ी है और मेरा प्रयास है कि कुछ भी न छूटे, इस वजह में इस कारण से अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो प्लीज ये आपके एकेडमिक्स के लिए ही है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। if we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। So here poet want to clear his stand. What I want should not be confused। हम देख रहे हैं from beginning to the mid of the poem, there is only one appeal of the poet: make silence, keep quiet, keep quiet। So here poet wants to clear his stand। What they stand? He confused। What I want should not be confused। Confused means misunderstood। वो कहता है कि my concept is very clear। I am not promoting to anyone to be inactivity। Inactivity means doing nothing, don't do anything। I want no truck with death। It means my concept of keeping quiet is very clear। I am telling to you कि during your busy schedule, during this materialistic world, we are just running after the money. We have no time for our family. We have no time for the nature. Even we have no time for ourselves. So in this busy schedule, we should spare some time so that we can sit in the lap of the nature, we can enjoy in the lap of the nature, and we will get the time for introspection। So the poet makes a clarification। What clarification? You should not be confused over this। I am advocating कि there is only silence, do nothing, do nothing।
So he is advocating the need for silence. His advice should not be confused with total inactivity. देखो टोटल इनएक्टिव हमें नहीं होना है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, रिमेन साइलेंट, एकदम कूप मंडूक बन के बैठना है, नो, विद टोटल इनएक्टिविटी। उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि द पोएट does not want her concept of keeping quiet should be associated with death. He does not want any association with death. क्योंकि life is what it is about. Life is what it is about. चलती का नाम गाड़ी, जो चल रहा है वही गाड़ी है। तो लाइफ इज व्हाट, मेरी लाइफ तब तक है जब तक हम एक्टिव हैं। जैसे ही हम एक्टिव होंगे, डल होंगे, हम लाइफलेस हो जाएंगे। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्या सुंदर लाइन है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, एंड ही सेज दैट लाइफ इज मेंट टू बी लिव, and he tell there should be, he refused to associate his concept of keeping quiet with death. नेक्स्ट इज कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये लास्ट के जो 4-5 लाइन है, इसमें पोएट टेल्स अस कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आवर सफरिंग एंड सारो। आखिर आज हम क्यों फ्रस्ट्रेट हैं, क्यों हम डिप्रेशन में हैं। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। इट मीन्स हियर poet is telling some reasons, some causes why we people are sufferer, why we are in depression and frustration. First reason is never understanding ourselves. Today we people are unable to understand our strength, our caliber, our power, our stamina. So that is one reason of our sadness. The never understanding ourselves. We are totally failure to understand ourselves. That is the cause of our suffering and sorrows. Second reason, threatening ourselves with death. दूसरा है threatening ourselves with death means 24 hour. We people are afraid of death. यहाँ जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, वहां जाएंगे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे छत गिर जाएगी। तो कहने का मतलब इफ वी नो कि डेथ इज इटर्नल, वो होके ही रहेगा एक दिन, तो व्हाई वी आर बीइंग अफ्रेड ऑफ, व्हाई वी ऑलवेज रिमेन अंडर द प्रेशर ऑफ द डेथ। तो थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, डेथ से डरना और इससे अपने आप को भयभीत रख करके हमेशा रखना, दैट इज द सेकेंड वन रीजन ऑफ आवर सफरिंग एंड सारो। थर्ड रीजन, थर्ड रीजन है सिंगल माइंडेड। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मीन्स होता है सेल्फ सेंटर्ड। टुडे वी ह्यूमन बीइंग्स आर self centered, single minded, thinking about or focusing only on one thing. जब हम एकदम सिंगल माइंडेड हो जाएंगे, ओनली सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे, और हम दुनिया में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हुआ, किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होंगे, तो जब हम कभी दुख में पड़ेंगे, हम भी जब कभी सफरर होंगे, तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा। तो सिंगल माइंडेड मीन्स being a self-centered. Interrupt, stops or disturb. Threatening का endangering, causing trouble or threat. तो interrupt कर रहा है कि if we will maintain the silence and we will go through the introspection. तो our introspection can interrupt. Can interrupt means can stop, can disturb all the sufferings and sorrows, all the sadness. Our all the sadness can be overcome through keeping quiet and keeping quiet, maintaining silence, and enjoying the introspection. So introspection, it is a key word. If we will apply introspection in our life, so definitely all our problem will be solved. Next is last.
इधर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने पोएम को। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So here, poet says we can learn a very good lesson from our earth. Perhaps the earth can teach us. Which literary device is used here? Personification. Because earth is personified here as a teacher. So perhaps the earth can teach us. We can learn a very good lesson from our earth. So in this last stanza, poet tells we should learn a very good lesson from our mother earth. From our earth. During the winter, everything freezes and becomes lifeless. But when season changes and it's the onset of spring season, everything present in the nature, such as the trees, birds, rivers, etc., gets life. So, here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds, their jobs, their works. So we can learn a very good lesson from Earth. Earth is total silence. Everything seems dead. On the face of the earth, everything seems dead. How everything seems dead? Suppose that we uh, we um, we take some seeds and we throw it into the soil. So after 2 3 days, we see there is a nurturing of seed. Seed nurture. So it proves that 24 hour on the face of the earth, the all the activities are going on. Activities, it means water cycle activities, carbon dioxide, photosynthesis, everything is going on. That's why we can say that there is a life in our nature, where everything seems dreamt that later proved arrived. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. In the last two lines, poet says, in the last of the poem, poet says, he said so as I will count up to 12. Again, I am going to count 1 to 12 digit, a very short time duration, and all you keep quiet during this time, and I will go. He says, as he has conveyed his message, and he has to convey this message to another group. Okay, this is also a question why the poet is telling in the last line, you keep quiet and I will go, because poet wants to convey his message. And what is the message of the poem? Keeping quiet, maintaining silence, power of silence. So he says he has to convey this message to another group. And that's why the poet departs from here. पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो स्टैंजा वन में नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यूज ऑफ वावेल साउंड ओ एंड ई, तो यहाँ होगा एसोनेंस। एलिट्रेशन की बात करें, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो वी विल। रिपीटिशन, स्टेंजा सेकेंड में रिपीटिशन है, विदाउट रस विदाउट इंजन, द वर्ड विदाउट विदाउट, रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन, वी वुड, सडन स्ट्रेंजनेस। फिर स्टेंजा थर्ड में कोल्ड सी, ये क्या है? इमेजरी। ढेर सारी इमेज क्रिएट किया है पोइट ने इसमें, इमेजरी है। हिज हर्ट हैंड्स, ए एलिट्रेशन है स्टेंजा थर्ड में। स्टैंजा फोर की बात करें तो वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, डब्ल्यू वार्स विद, डब्ल्यू वार्स, वार्स विद फायर।
alliteration. Clean clothes, C and C, alliteration. Put on clean clothes, ये आपका मेटाफर है. Put on clean clothes, metaphor. Stanza 6, we were, alliteration. So single-minded, alliteration. और लास्ट स्टेंजा में परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये है पर्सनिफिकेशन. पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. और आर्म्स में ऑलरेडी मैंने बताया है कि उसमें पन है. एक और लिटरेरी डिवाइसेज है सेकेंड फर्स्ट स्टेंजा में ही. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो लेट्स एंड लेस्ट एनफ हो रहा है. सेम वर्ड जब डिफरेंट लाइन में आए और बिगिनिंग के ही दोनों नई लाइन में, तो एनफ हो रहा. तो यहाँ एक एनफ हो रहा है. तो लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करने के बाद अब आते हैं मेन थीम. तो मेन थीम इज वेरी क्लियर, मैसेज इज वेरी क्लियर. वी पीपल शुड मेंटेन साइलेंस सो दैट वी कैन एंजॉय इंट्रोस्पेक्शन. In this poem, poet tries to tell us that we should stop our destructive activities and keep quiet for some time. So how we can stop our destructive activities? Through introspection. By keeping quiet, he means that we should look into ourselves and see what our behavior is doing to others. जो हमें अच्छा न लगे वो दूसरों के लिए न करें, यही इंट्रोस्पेक्शन है. किसी को की फीलिंग को हर्ट करने से पहले हम एक बार सोच लें कि व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डू, व्हाट बिहेवियर वी आर गोइंग टू शो फॉर अनदर, हाउ इट इज जस्टिफाई फॉर माई सेल्फ. So we should always ourselves and change accordingly. In this poem, the poet advocates to keep quiet and still for a while, to introspect and understand ourselves and our relationships, and to build a peaceful and harmonious world over. He asks all the human beings to stop all worldly activities for a while and spend few quiet moments in introspection. So there is a keyword introspection and retrospection of this poem. मैंने पहले ही बताया कि पावर ऑफ साइलेंस को आप ऐसे समझो कि अगर हमारी 2 मिनट का साइलेंस किसी डिपार्टेड सोल को पीस पहुंचा सकता है, तो ये हमारे आपके लिए क्या कर सकता है. तो सो लर्नर्स, मेंटेन साइलेंस, एंजॉय इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑलवेज डू द गुड थिंग्स. इसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, और आप इसमें कमेंट सेक्शन में भी हम इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो.